गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में यूनिट नंबर 17 के साथ भारत के यवन राज्य। तो चलो सभी साथी फटाफट कॉपी पर निकाल लो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने जा रहा है आज यूनिट नंबर 17 को। लूसेंट की प्राचीन इतिहास की चल रही है। गुड इवनिंग पंकज, शहादत हुसैन, बबीता। सुबह क्लास चली 2 दिन, बट शाम को क्लास अपने पुनः निर्धारित समय पे वही चालू कर दी गई जिस समय क्लास चलती थी। चलिए, कौशलेन, महेंद्र, नीतू, सयुचो, गुड इवनिंग, गौरव, मेघा, रंजीत। चलिए फटाफट, बहुत बढ़िया, जल्दी जुड़ जाइए और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो एक बार और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सभी लोग लाइक कर देना जबरदस्त अंदाज में। बहुत बढ़िया तरीके से भारत के यवन राज्यों को आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए, मोटिवेशनल स्टेटस। नमस्कार, नमस्कार बेटा। हाँ, सभी बच्चों से बस मैं यही कहना चाहता हूं कि फटाफट वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिए थे भारत के ब्राह्मण वंश। जो ब्राह्मण वंश में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था, आपको वंशों के बारे में पता होगा, सुंग वंश। उसके बाद पढ़ा कर्ण वंश, फिर उसके बाद पढ़ा सातवाहन वंश, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। संतोष कोरियाना, अपने टाइम पे क्लास आ गई है शाम को 7 बजे, ठीक है। चलो, तो भारत के यवन राज्य को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर बताऊंगा कि बताना चाहता हूं एक बार फिर से, जो प्राचीन भारत था तो उसका शेप ऐसे हुआ करता था। ये, और ये प्राचीन भारत की ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कहलाता था मगध, ठीक है। क्या कहलाता था? मगध। और ये नदियों वाला क्षेत्र था जो उत्तर पश्चिम दिशा में, जो नदी हमने बताई थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। भारत पे, मगध पे तो शासन चल ही रहा था। मगध पे जो शासन चल रहा था, तो आपको पता है मगध पे जो शासन चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था। यहां पर सबसे पहले मौर्य वंश था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश के पहले जो मगध पे शुरुआत हुई थी वो हुई थी हर्यक से। हर्यक के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद जो गद्दी पर बैठा वो बैठा नंद वंश। ये तीनों वंशों ने शासन किया मगध पे। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था घनानंद, घनानंद को हराकर जो व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने घनानंद को हरा दिया, और घनानंद को हराने के बाद एक नए वंश की स्थापना करता है, मौर्य वंश। और घनानंद यहां पे शासन कर रहे थे, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। प्राचीन इतिहास का पहले स्कोप समझो, क्या बताना चाहता हूं, क्या ओपन करना चाहता हूं, ठीक है। उसी समय जब घनानंद यहां पे शासन कर रहे थे, उसी समय यहां पे भारत पे उत्तर पश्चिम दिशा से आक्रमण मारा था किसने? उसका नाम था सिकंदर। तो सिकंदर जब शासन आक्रमण मारे, तो भारत में आप एक तरह से कह सकते हो, स्टोरी बना सकते हो। सिकंदर के पैरेलल कौन रहा? यहां पर घनानंद रहे। ये विदेशी शक्ति भारत में इंटर कर रही थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से, ठीक है। चलिए, बिलवो, हाँ, गुड इवनिंग अनामिका, केवल समझते चलना, बहुत बढ़िया, मैं बताऊंगा बिल्कुल। हाँ, संजय जी कह रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है शेयर करना। बिल्कुल भाई, शेयर करना, लाइक करना। अगर सच में पसंद आए, ना पसंद आए डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत नहीं। समझना भाई बहुत ध्यान से। भारत में मगध में सबसे पहले शासन हो रहा था हर्यक वंश का, उसके बाद शिशुनाग वंश का, उसके बाद अपना नंद वंश का शासन था। और नंद वंश पे राजा बना बैठा था घनानंद। और घनानंद बना बैठा था, उसी समय इधर से तड़ 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 एक
बहुत ही ताबड़तोड़ विदेशी शक्ति का आगमन होता है और उस शक्ति का नाम होता है सिकंदर। तो पेपर में बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है तो भारत में कौन सा वंश था? तो नंद वंश था। नंद वंश का कौन सा शासक था? तो वो शासक था घनानंद था। क्लियर। बाद में घनानंद को, इधर देखो, इधर बात चल रही किधर? घर की बात चल रही, और इधर विदेशी घर को लूटने के लिए आ गए। एक घर में परिवारवाद चल ही रहा है, शासन चल ही रहे, लेकिन इधर लूटने के लिए लोग आ गए। तो जब लूटने के लिए लोग आ गए तो पेपर में बहुत प्यारा प्रश्न बन गया, सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो भारत में कौन सा वंश चल रहा था? तो बच्चा बच्चा बोल उठेगा, नंद वंश चल रहा था। और नंद वंश का कौन सा राजा था? घनानंद था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद घनानंद के दरबार में होते हैं कौन? चाणक्य। घनानंद के दरबार, देखो भाई, आज यवन राज्य पढ़ाने पहले स्टोरी अगर आपने नहीं समझी, जीवन में नहीं समझ में आएगा। पहले बता दे रहा हूं, हर एक इंसान बहुत अच्छे समझना, ठीक है। चलिए, संकाय आप नोएडा से, मेरा आप हमारे फैन है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सिमरन संकाय। हाँ बेटा, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज हमारे, आप अगर हमारे फैन है, दिल से चाहते हैं ना, एक चीज हम आपसे मांगते हैं, आप शेयर और लाइक कर देना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना भाई साहब, मजा आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए फिर भाई साहब देखो बहुत अच्छे से, हाँ लाइक शेयर यार कोई ना रुकना यार, दिल से दुआ निकलती है, एक लाइक शेयर ही मांगता हूँ। थोड़ा सा चाहत है कि फेमस होने की, तो फेमस आप ही लोग कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता, ठीक है। बाकी पूरी ताकत लगा दूंगा पढ़ाने में। चलो भाई साहब, हाँ बिल्कुल। फिर घनानंद के दरबार में होते हैं चाणक्य, और चाणक्य की बेइज्जती घोर तरीके से करते हैं घनानंद साहब। तो चाणक्य चले जाते हैं। तो जब चाणक्य चले जाते हैं तो वहां पर रास्ते में मिलते कुछ बच्चे खेल खेल रहे होते जिसका नाम था राजकीलम, और उन्हीं में से एक निकलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हरा देते हैं और एक नया वंश स्थापित होता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य तो रहते ही, इनके बाद इनका लड़का बैठता है जिसका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद हमने बताया था अशोक महान, सम्राट अशोक भी सिम पढ़े आप। और अशोक महान के बाद मौर्य वंश का अंतिम जो शासक हुआ जिसका नाम था बृहद्रथ। और बृहदत्त की हत्या भाई साहब यहां पर कर देता है कौन? यहां पर बृहदत्त की हत्या करके एक नया साम्राज्य स्थापित हो जाता है। कहां की बात चल रही है? यहां की, ब्राह्मण वंश। अब ब्राह्मण वंश में देखो कितने वंश आ जाते हैं। तो ब्राह्मण वंश में एक वंश आ जाता है, सबको पता होगा, जिसका नाम है शुंग वंश। उसके बाद शुंग के बाद आ जाता है कर्ण वंश, और कर्ण के बाद आ जाता है सातवाहन वंश। ये सारे वंश शासन करते हैं भारत में मगध की गद्दी पर। क्लियर। उसके बाद यहां पे सिकंदर के समय घनानंद थे, और सिकंदर के बाद इसका सेनापति था। सिकंदर तो लौट जाता है क्योंकि सिकंदर के युद्ध हो जाता है, आपको पता है झेलम या बितस्तता नदी, हाइडेस बीच का युद्ध, वहां पे जब युद्ध हो जाता है तो सिकंदर वापस चला जाता है। लेकिन उसके बाद सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे तो युद्ध लड़ती है, हाइडेस बीच वाला, वितस्तता वाला, चली जाती है। फिर चिनाब पड़ती, फिर रावी पड़ती, फिर ब्यास पड़ती, और पेपर में प्रश्न आता सिकंदर युद्ध लड़ता किस नदी किनारे? झेलम के किनारे। और जब आप भूगोल पढ़ोगे तो यहां पे नदियों का क्रम आप पढ़ोगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु तंत्र का क्रम है। फिर एक नदी पड़ती जिसका नाम है ब्यास, और सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से भाई साहब मना कर दिया था सिकंदर की सेना ने। और जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो भाई साहब बहुत ही स्थिति दयनीय हो गई। और जब स्थिति दयनीय हो गई तो यहां पे सिकंदर लौट गया, लेकिन उसके बाद उसका जो सेनापति था वो हिम्मत नहीं हारता, वो हिम्मत नहीं हारता, जिसका नाम है सेलुकस निकेटर, जिसका नाम है सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर भारत पे आक्रमण मार देता, लो भैया हम राज करेंगे, उत्तर पश्चिम इलाके को हम अपने अंदर रखेंगे। ठीक। तो पेपर में प्रश्न आता
सिकंदर जब आया तो घनानंद था, और घनानंद के बाद जब यहां पे सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर आया तो भारत में किसका शासन था? तो सीजी मतलब चंद्रगुप्त और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। जबरदस्त अंदाज में जबरा बैटिंग हो रही होगी, है ना, जबरा बैटिंग हो रही होगी, बिल्कुल आनंद। और लाइक शेयर आज तुम लोग भी जबरा तरीके से करोगे, और आज टारगेट इतना पार करोगे, इतना पार करोगे कि साला हम भी सोचेंगे हाँ बच्चों ने क्या प्यार दे दिया। बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप, लकी वर्मा, थैंक यू बेटा, आप सबका प्यार है। बस बेटा क्या करना है आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और बस दिल से राघव सर को एक बार फेमस करना है। और गारंटी में बता रहा हूँ, आग न लगा दूं, बताना। इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई साहब सेल्यूकस निकेटर के समय थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार बीत गया, अशोक चले गए, बृहदत्त चले गए, शुंग, पुष्कर्ण और सातवाहन। क्लियर? अब भाई साहब यहीं पे बात समझना बहुत ध्यान से, जो तुमको यवन राज्य समझ में आ जाएगा। यहां पे ब्राह्मण वंश ने इन 3 वंशों की सहायता से शासन तो कर लिया। इसके बाद यहां पर जो पढ़ेंगे ना हम लोग मगध में, वो पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। लेकिन गुप्त और मौर्य के बीच में, गुप्त और मौर्य के बीच में एक काल पड़ता है जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल अगर नहीं पढ़ा तो बेकार है। तो भाई साहब ये हिस्सा और यहां पे सेल्यूकस निकेटर के भी तो कुछ सेनापति हुए। तो भाई साहब हुए, तो इसी क्रम में 4 विदेशी शक्तियां अभी पढ़ने को मिलेंगी, जिनका नाम है, एक का नाम है हिंद यूनानी, और हिंद यूनानी के बाद जो भारत में आक्रमण मारते हैं उनका नाम है शक, और शक के बाद जो आक्रमण मारते हैं जिसको कहते हैं पहलव मतलब पार्थियन, और फिर आपको मिलेंगे कुषाण। तो भाई साहब याद रखिएगा, बड़े जबरदस्त अंदाज में भारत में आक्रमण करने वाले प्राचीन काल में विदेशी शक्तियों का क्रम बताओ। तो हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी शक्तियों का क्रम बताओ। तो भाई साहब हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, और पहलव को क्या कहते हैं? पहलव कहते हैं पार्थियन। तो रट गया होगा। आवाज कट रही है, आवाज चेक कर ली जाए, हम बता दें आवाज चेक कर ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे ये बात समझ में, बहुत बढ़िया। हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, ये भारत में विदेशी शक्तियों का आक्रमण। ठीक, अब ये सेल्यूकस निकेटर के ही तो वंशज आगे बढ़े हिंद यूनानी। तो अब ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये दोनों हिस्सा ही कहलाता है क्या? ये दोनों हिस्सा ही कहलाता है मौर्योत्तर काल। ये दोनों हिस्सा ही कहलाता है मौर्योत्तर काल। तो बच्चा पता चल गया होगा कि अगर तुमको ये नहीं पता होगा कि मौर्योत्तर काल किसे कहते हैं, तो मौर्योत्तर काल बिल्कुल बेकार। भाई साहब भारत में जो ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो न पढ़ा पहले पढ़ ला मेरे बालक, नहीं तो तेरा सफलता ना ही। चल, तो यहां पे मैं तुमको बताना यह चाहता मैं तुमको कि भाई साहब इधर भारत में विदेशी शक्तियां भी आक्रमण करे थे, और जो करे थे ना वो हिंद यूनानी था, शक था, पहलव था, कुषाण था। तो 4 इधर और 3 इधर, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग होगी आज इनकी। ठीक, चल बहुत बढ़िया शेयर कर रहा है मेरा बच्चा, पॉजिटिव थॉट, मानसी सिंह, बिल्कुल अच्छा। हमसे उम्मीदें हैं आपको, तो भाई साहब आपको हमसे उम्मीदें हैं, और राघव सर को अपने प्यारे प्यारे बच्चों से हैं, नीरू यादव, लक्की, राम गुप्ता, मुनीश, बबीता, आशीष पाल। राघव सर को आपसे उम्मीदें हैं और आपको हमसे हैं। डेली शाम को 7 बजे पधारो मेरे क्लास में। कहते नहीं है पधारो मारे संसार, पधारो मारे घर, हम भी कहते पधारो मारी रोशन की कक्षा मां। ठीक है, चल बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ राम गुप्ता कह रहे सर जी को फेमस करेंगे। अरे भाई साहब कसम बता रहे उस दिन खुदा की कि केक वेक तो दूर की बात, सब बच्चों के लिए ऐसा ताबड़तोड़ कंटेंट आएगा हम बता नहीं सकते। जीएस पढ़ाते सब है, लेकिन जीएस का एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वनडे एग्जाम में। चलो बच्चा अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ये स्क्रीनशॉट सभी बच्चा ले ले, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। ले लो बच्चे स्क्रीनशॉट फटाफट।
अब स्क्रीनशॉट लेते लेते सब लोग लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, बहुत दूर तक वीडियो जानी है, गूंज जो है दूर तक सुनाई देनी चाहिए मेरे बालक। बहुत बढ़िया, हाँ क्लास में पधारो। अरे संजीव बच्चा प्लेलिस्ट बनी है, तुम देखो तो जा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, चल तो उम्मीद करता इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में, आनंद ही आनंद, परमा आनंद की कक्षा में। ठीक है, हाँ तो ये हिस्सा जो था, ये हिस्सा भाई साहब अगर दिशा में देखे ना, अगर इसको हम दिशा में देखे ना तो बांट दो मेरे बालक। ये हिस्सा आप रीजनिंग पढ़ते हो, ये दिशा लगती है नॉर्थ, ये लगती है साउथ, ये लगती है ईस्ट, ये लगती है वेस्ट। तो बच्चा 4 दिशा और पैदा हो जाती है। एक दिशा ये हो जाती है जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। और भाई साहब तो पेपर में प्रश्न पूछा गया था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य किस दिशा में था भारत के हिस्से में? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में सेल्यूकस निकेटर ने किस दिशा में अपने विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था? तो यह दिशा कौन सी लगती है? यह दिशा लगती है उत्तर पश्चिम की, नॉर्थ वेस्ट की। कैसे नहीं बताएगा तू बालक? मैं पढ़ा रहा हूं, तू बता ना पाए तो बेकार है भाई साहब। मैं बताऊं और तुम पढ़ा भूल जाओ, मानेंगे नहीं। बिल्कुल सीएम द्विवेदी आपने 100 लोगों को शेयर किया। अरे भाई साहब मजा आ जाएगा। बिल्कुल शेयर, तू शेयर कर और मेरी पढ़ाई देखना बालक। निराश नहीं करूंगा तेरे एक भी मित्र को, और निराश होके जाएगा माफी मैं मांग लूंगा, मैं फिर से समझाऊंगा सबको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अवधेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ पॉजिटिव था। चलिए हाँ बालक पता चल गया ना, सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य किस दिशा में? नॉर्थ वेस्ट दिशा में। ठीक है, चलो नॉर्थ वेस्ट दिशा में। तो भाई साहब अब पूरा का पूरा साम्राज्य हम ओपन कर रहे हैं किधर? नॉर्थ वेस्ट दिशा में। बहुत बढ़िया, हाँ चलो अब देखो सेल्यूकस निकेटर के बाद इसको कर देते थोड़ा सा छोटा तो और आनंद आता है। इसको लगा देते यहां पे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से बनाया, इसको लगा रहने तो थोड़ी देर हम भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। भाई साहब आपको पता है विदेशी शक्तियों में सबसे पहले भारत में उधर से आक्रमण मारा सिकंदर ने। सिकंदर के बाद जो मारा वो मारा सेल्यूकस निकेटर ने। अब सेल्यूकस निकेटर उत्तर पश्चिम दिशा में एक विशाल साम्राज्य छोड़ के गया, और जब विशाल साम्राज्य छोड़ के गया तो उसके उत्तराधिकारी भी हुए। उन उत्तराधिकारियों के नाम जो थे, एक का नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस। बिल्कुल देवेन जी हेलो, बिल्कुल हाँ वॉइस प्रॉब्लम है, चेक कर लीजिए वॉइस बेटा, वॉइस चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस चेक हो जाएगी। ठीक है चलो बेटा, सेल्यूकस निकेटर के बाद जो स्थिति आई वो किसकी आई? कौन आया यहां पर शासक बनके? वो आया एंटियोकस। एंटियोकस, और एंटियोकस प्रथम ने कुछ नहीं किया, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं। लेकिन एंटियोकस के बाद एक दूसरा शासक आया जिसको कहते हैं एंटियोकस सेकंड। ये सब विदेशी शक्तियां हैं, ये सब विदेशी शक्तियां हैं। एक प्रकार से क्रम बता रहा हूं, सिकंदर, सिकंदर के बाद निकेटर, निकेटर के बाद इनके उत्तराधिकारी एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस सेकंड। और एंटियोकस सेकंड जब आए, एंटियोकस सेकंड आए, इनके समय में प्रांत हो गए स्वतंत्र। और जब प्रांत स्वतंत्र हो गए तो उसका मतलब पता क्या? प्रांत स्वतंत्रता मतलब समझे? पहले हिंद, यूनानी, शक, पहला, कुशाण एक ही थे, लेकिन इनके समय में प्रांत स्वतंत्र होने से नुकसान ये हो गया कि ये शक्तियां हो गई ये 4, जिसको कहते हैं हिंद यूनानी, शक, पहलव जिनको पार्थियन कहते हैं, और कुशाण। ये बिल्कुल स्वतंत्र शक्तियां हो गई, स्वतंत्र हो गए, प्रांत स्वतंत्र कर दिए गए। पेपर में प्रश्न आएगा कौन सा ऐसा विदेशी शासक था जिसके समय में ये चारों के चारों यवन साम्राज्य या विदेशी शक्तियां अलग अलग भागों में टूट गई?
केवल भावनाओं को समझना, प्यार बहुत है हमारा और तुमसे। बिल्कुल राम गुप्ता डेली शाम को क्लास लगाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ, रंजीत जी कह रहे हैं हमने 120 लोगों को शेयर किया, धन्यवाद बच्चा, आपका प्यार और आप सफलता जरूर पाओ बच्चा। फटाफट वीडियो को एक बार और शेयर करते रहो बराबर, 5-5 मिनट में फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हर जगह लगा दो यार। भला ऐसी हिम्मत कब बचेगी तुम्हारा शेयर हो और वीडियो वायरल ना हो? ये तो असंभव है मेरे शेर। ये तो वही वाला हाल है कि कुछ समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी और पंकज जी को ब्लॉक कर दूंगा तुरंत बेटा, ठीक है? इसीलिए आप थोड़ा सा बनाए रखो मामला, जिससे हमें अच्छा लगे। बिल्कुल। अब बात समझो। अब यहां पर हुआ क्या, ये वाला एरिया लग रहा था उत्तर पश्चिम मध्य एशिया। सबसे पहले शुरुआत होती है, देखो कैसे शुरुआत होती, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। यहां पे सबसे पहले मध्य एशिया में एक ऐसा शासक हुआ जिसके समय में पूरा का पूरा हिंद यूनानी बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा टूटा, विद्रोह हुआ। सबसे पहले विद्रोह किसमें हुआ भाई साहब? विद्रोह सबसे पहले हुआ किसके समय? एक थे डेमेट्रियस प्रथम के समय में सबसे पहले मध्य एशिया वाले क्षेत्र में क्या हुआ? विद्रोह हुआ था। हिंद यूनानी चाहे कह लो चाहे बैक्टीरियाई कह लो, बात एक ही है भाई साहब, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है? एक ही बात है, हिंद यूनानी बैक्टीरिया, बात एक ही है। और डेमेट्रियस फर्स्ट इतना चतुर बालक था कि इसने विद्रोह तो किया, आप यहां कह सकते हो पहला ऐसा हिंद यूनानी जिसने विद्रोह किया, विद्रोह करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक। और ये इतना चतुर था कि इसने अपने नाम पे एक वंश बना लिया जिसको कहते थे डेमेट्रियस वंश। मतलब हिंद यूनानी भी टूट गया। अब हम लोग पूरी स्टोरी पता किसकी पढ़ रहे हैं? पूरी की पूरी स्टोरी हिंद यूनानी की पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंद यूनानी की जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो समझो, हम सोच रहे हैं इसका पेज बदल देते तो क्योंकि पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। हेडिंग लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं हिंद यूनानी, ठीक? हाँ, अच्छा, सब लोग कह रहे हैं पीडीएफ बच्चा, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं स्टडी पाई, और स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पर तुमको सब कुछ मिल जाएगी, ठीक? हाँ, एक मैं सभी बच्चों को और सुझाव देना चाहता हूं, मैं उनको बात बताना चाहता हूं। एक मैं लूसेंट की टेस्ट प्रैक्टिस लाइक करा रहा हूं, लूसेंट की टेस्ट प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूं, लेकिन यह टेस्ट प्रैक्टिस जो चलेगी वो चलेगी ऐप पर, ये ऐप पर चलेगी। पूरी की पूरी लूसेंट की टेस्ट प्रैक्टिस होगी। यहां पढ़ोगे वहां जाके प्रैक्टिस लगाओगे, ठीक? यहां पढ़ोगे वहां जाके प्रैक्टिस लगाओगे, लूसेंट की टेस्ट प्रैक्टिस। और इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। बहुत ही विशाल तरीके से जीएस सिखाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, याद कर लेना, ठीक है? चलो, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और हेडिंग लगाता हूं सबसे पहले हिंद यूनानी। चाहे हिंद यूनानी बोलो, चाहे इनको बैक्टीरिया बोलो, बैक्टीरियाई, ठीक? अब हिंद यूनानियों में क्या हुआ, चाहे इसको यवन साम्राज्य बोल लो, बात एक ही है सब। अब भाई साहब बात हुई क्या, बात छोटी थी लेकिन फैल गई बड़ी। क्या? हिंद यूनानी में पहली बार विद्रोह देखने को मिला, और विद्रोह वो शासक था जिसका नाम था डेमेट्रियस फर्स्ट। और इसने मतलब ये अलग हो गया, एक शासक अलग हुआ, और एक शासक और अलग हुआ जिसका नाम था एंटियाल किट्स, एंटियाल किट्स। अभी देखना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अरे तुम कहोगे सर जी ये ऐसे था,
आज तक तो सारे मास्टर हमको घुमाते रहे, लेकिन आप तो पूरा घुमाना उमाना छोड़ो, पूरा का पूरा ऐसी तैसी कर दिए। ठीक है, आप खुद कहोगे कि सर जी चलो बहुत बढ़िया। शिवम द्विवेदी आप कानपुर से हैं, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, अरे सोनू जी आप डेली क्लास देखा करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ गई। दो हिंद यूनानी में दो शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपना अपना विद्रोह अलग कर लिया, और इसने डेमेट्रियस प्रथम ने अपना एक नया वंश बनाया जिसका नाम रखा डेमेट्रियस वंश। क्या नाम रखा? डेमेट्रियस वंश। और इसने भी अपना नया वंश बना दिया, एंटियालकिड्स ने। इसने अपना वंश क्या बना दिया? उसका नाम रखा यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स वंश इधर बन गया डेमेट्रियस वंश, उधर बन गया यूक्रेटाइड्स वंश। दोनों वंश अलग अलग बन गए तो सिंपल सी बात है, दोनों राजधानी भी तो अलग अलग होंगी। तो राजधानी डेमेट्रियस वंश की डेमेट्रियस प्रथम ने पता क्या बनाई? इसने अपनी राजधानी जो बनाई उसका नाम रखा साकल, और साकल को वर्तमान में सियालकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सियालकोट। और इसने अपनी राजधानी भी इसने भी बनाई। इसने अपनी राजधानी बनाई। यूक्रेटाइड्स वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक है एंटियालकिड्स, और इसने अपनी राजधानी बना दी, उसका नाम रखा तक्षशिला। भाई साहब इतना ताबड़तोड़ बैटिंग है ना, लूसेंट क्या, लूसेंट के चाचा भी कहेंगे क्या पढ़ा रहा मास्टर, मिलने वाला ही नहीं। ठीक, मिलने वाला नहीं। रवि चौहान एप्लीकेशन का नाम लिख दें, एप्लीकेशन का नाम है स्टडी पाई। ठीक है, STUDYPIE। ठीक है, चलो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो। जिनको पूरी विधिवत जीएस कंप्लीट करनी है, आप इसमें जाके त्रिशूल बैच है मेरा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब उसके बाद देखो बहुत ध्यान से, ये राजधानी के बारे में आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अब बात समझना भाई साहब बहुत ध्यान से। ठीक, देखो, एक डेमेट्रियस प्रथम का राजदूत था, इसका राजदूत, और इसके राजदूत का नाम बना पड़ा मिनांडर। और मिनांडर बाद में जाके डेमेट्रियस वंश का राजा भी बनेगा। ठीक, डेमेट्रियस वंश का राजा भी बनेगा। और यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, एंटियालकिड्स का भी एक राजदूत हुआ, इनका भी एक राजदूत हुआ जिसको कहते थे हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। और जब हेलियोडोरस पता कहां पहुंचा? हेलियोडोरस पहुंचा शक लोग जहां पे शासन कर रहे थे, सुंग वंश के लोग शासन कर रहे थे, जिसका ना जो उस समय शासक था भागभद्र। और वहां पे जाके हेलियोडोरस का पेपर में प्रश्न आता, इसने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। भागवत धर्म का प्रसार ऐसे नहीं कर दिया, इसने एक स्तंभ बनवाया हेलियोडोरस ने, और उस स्तंभ का नाम था गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख। और गरुड़ स्तंभ लेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। पेपर में 1000 बार प्रश्न पूछा गया कि गरुड़ स्तंभ लेख किसके द्वारा बनवाया गया? हेलियोडोरस के द्वारा। किसका उल्लेख मिलता है? भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। क्लियर है? चल बहुत बढ़िया। हाँ, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद यहां पर जो राजदूत आया वो मिनांडर, और मिनांडर बाद में राजा भी बना। और ये राजा जो हुआ ना डेमेट्रियस वंश का, ये सबसे प्रतापी राजा हुआ। और यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त अंदाज में चीजें भी हुई। क्या चीजें हुई? यहां पे आपको पता होना चाहिए, एक जो मिनांडर आए थे, एक मिनांडर बौद्ध भिक्षु से मिले थे। बौद्ध भिक्षु से मिले थे, और इस बौद्ध भिक्षु का नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। और नागसेन बौद्ध भिक्षु का नाम था।
मिनांडर बार बार प्रश्न पूछ रहे थे किससे? मिनांडर प्रश्न पूछ रहे थे और नागसेन उत्तर दे रहे थे। तो पेपर में एक प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का वर्णन किया गया है? ठीक है, वर्णन किया गया है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम था जिसको कहते हैं मिलिंद पन्हो। पेपर में याद कर लो, मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में क्या है? संवाद है। क्या है? संवाद है। याद कर लो भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं, ऐसा तुमको कहीं नहीं मिलने वाला। मिलिंद पन्हो का याद कर लो भाई साहब, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब सबसे बड़ी बात, हिंद यूनानी ही राजा ऐसे राजा थे जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाने वाले राजा का नाम कौन से वंश के शासक थे? तो हिंद यूनानी थे। और यही ऐसे शासक थे जिन्होंने, हिंद यूनानी के ही राजा थे जिन्होंने सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का कार्य किया। मतलब लिखने का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया? वो हिंद यूनानी शासकों ने शुरू किया, सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का। ठीक भाई साहब, देखो हम लाइक शेयर कह नहीं रहे, तो तुमने तो लाइक शेयर तो बिल्कुल स्टॉप कर दिया। अरे भाई साहब, अपना अपना लाइक का बटन दबाओ और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो। ठीक है, अंशुमान जी कह रहे हैं आज मेरा पहला क्लास है इस क्लासरूम में। स्वागत है आपका अंशुमान जी इस क्लासरूम में। ठीक है, राघव सर की लूसेंट की क्लासरूम है, याद रखिएगा। बिल्कुल गोविंद कारपेंटर, बिल्कुल ऐप देखो, जिसको ऐप से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस पे जाके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकता है। ठीक, क्वेरी क्लियर कर सकता है। ये भाई साहब प्रश्न याद कर लो, सारे के सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए। अब हिंद यूनानी थे जिन्होंने एक उत्तर पश्चिम दिशा में एक कला का विस्तार किया था जिसको कहते हैं हेलेस्टिनिक आर्ट। तो पेपर में प्रश्न आता है, हेलेस्टिनिक आर्ट का एक प्रकार से प्रतिपादन किसने किया, उसकी शुरुआत किसने की? तो वो हेलेनिस्टिक आर्ट जो थी हिंद यूनानियों के द्वारा ही चालू की। और हिंद यूनानी ही थे जिन्होंने पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू किया। किसका? पर्दा प्रथा का। और पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू किया, और पर्दा को तब कहा जाता था यवनिका। पर्दा को क्या कहा जाता था? यवनिका। यवनिका। क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया। सादत हुसैन, शिवम सिंह, फरहान भाई कह रहे हैं इस तरह तो आप किताब में भी लिखा है। अरे भाई साहब, किताब मिला लो, पॉइंट मिला लो, फिर बताना हमसे। ठीक है, हाँ चलो। आपका नंबर चाहिए भाई साहब, इन नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उनमें कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपसे प्रॉपर वे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया। मानसी सिंह, आप रेगुलर स्टूडेंट है, यू आर माय फेवरेट सर, थैंक यू बेटा। अच्छा, रात में भी आपकी वॉइस सुनाई देती, मेरी वॉइस सुनाई देती आपको? अरे भैया मानसी बेटा, भूत ऊत है क्या? हाँ, भूत ऊत तो है नहीं कि रात में बच्चे कह रहे हैं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अनुराग जी कह रहे हैं तबीयत खराब की वजह से वीडियो नहीं देख पाता हूं। अरे भाई साहब, हमारी भी तबीयत खराब होती है तो वीडियो हम जब क्लास नहीं लेते तब तो तुम उधम काट देते हो। हाँ, तब तो उधम काट देते हो। मानसी बेटा शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके। भाई साहब, आप ये कितने अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिल से चाहते कि राघव सर फेमस हो, राघव सर कि क्लास में कम से कम क्लास शुरू होते हुए कम से कम 1000 बच्चे तो पढ़ाई दिखाई दे। कितने लोग दिल से चाहते हैं।
श्वेता बागरी कह रहे सर जी गरुड़ पुराण के बारे में बताओ। तो आजकल स्टेटस नहीं चल रहा, अरे भैया दूरदर्शन वाले लॉकडाउन में रामायण महाभारत न दिखाओ, गरुड़ पुराण के बारे में लोगन का बताओ। ओइमा पता चली कौने कर्म ते हिसाब ते का सजा मिली भगवान के यहाँ तो बहुत धारा पड़े 302 दुनिया भर की 304 305। गरुड़ पुराण में कौनो धारा नहीं लिखी हुआ पर कहा है तुम जौन कर्म कर रहे हो मृत्यु के बाद तुमका भगवान कौन सजा दे है वो उसके बारे में उल्लेख है। गरुड़ पुराण का आदमी सुनता जब आदमी मर जात, उसके परिवार वाले सुनते, ठीक याद रखियो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ लाइव डेली भाई साहब शाम को 7 बजे समय बिल्कुल मत भूलना, ठीक शाम को 7 बजे याद कर लो। चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं हिंद यूनानियों के बारे में पता चल गया। अब हिंद यूनानी के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शक। क्या पढ़ेंगे? शक। रवि चौहान कह रहे हैं सर जी आप फेमस होंगे, कसम से स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे। अरे भाई स्टाम्प पेपर पर लिख के ना दो यार। चलो बहुत बढ़िया। हाँ स्वाति लोधी कह रहे हैं आप डेली क्लास लिया करो, बिल्कुल लेंगे शाम को 7 बजे और बिल्कुल फिक्स टाइम 7। चल बहुत बढ़िया। सीएम सिंह चौहान ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिए भाई साहब, मेरे लिए हर एक बचवा हमारा जान का टुकड़ा है, ये मान लो हर एक बचवा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, गुरु से शिक्षा मिल रही और बच्चे को प्राप्त हो रही। बच्चा सफल हुआ तब भी वही गुरु का नाम, चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ चाहे ऑनलाइन, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। प्रिया सिंह माता रानी के आशीर्वाद से आप फेमस हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। जय माता दी। नवरात्रि आप चली रहा है और नवरात्रि में लग रहा है कि माता जी हमारे बच्चों का भी ख्याल रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सभी लोग कह रहे हैं सर जी मैं आपको स्टार बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा। अरे भाई साहब रैम पैम पे नहीं टहलना, केवल पढ़ाना है हमको, टीचर है छोटे मोटे और केवल पढ़ाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। पॉलिटी भी क्लास लगी है यार, धैर्य रखो, का है जान ले लो का बच्चा के, यहाँ छोटी सी तो जान है। अब हमारा शादी नहीं भी, शादी नहीं भी हुई कि पहले तुम मारे डाल रहे हो। चलो भैया बच्चा अगला टॉपिक लगाओ शक। क्या लगाओगे? शक। आज तुमको हम शकों के बारे में बताते हैं, बहुत ही बढ़िया अंदाज में, जबरदस्त अंदाज में, बिल्कुल। यूनानी के बाद अगर जो आए, यूनानी के बाद है शक आए, और जब ये शक भारत में काहे पीछे आ रहे हैं पता क्या है? आ रहे हैं चारागाह की खोज में, क्योंकि इनका व्यवसाय पशुपालन था। चारागाह की खोज में भारत है, ठीक। और सबसे बड़ी बात शक जो भारत है कौन से दर्रे से आए? तो ये दर्रे का नाम है गोलन, गोलन दर्रा। भारत में जो शक प्रवेश किए हैं वो गोलन दर्रा से आए और चारागाह की खोज में है। कौन? शक। याद कर लेना। चलो बिल्कुल। आदित्य प्रकाश मैराथन कब आएगा? मैराथन, अच्छा मैराथन की मांग कर रहे हो, मैराथन ले आऊंगा मैं जिस दिन नॉर्मल क्लास में 1K वाचिंग आ जाएगी, 1K, उसके दूसरे दिन मैराथन। और मैराथन जो एक छूटा हुआ पार्ट नहीं पड़ा है दिवस जनवरी से जो हमने मार्च तक पढ़ाया, उसी की मैराथन लगा दूंगा, ठीक, उसी के मैराथन लगा दूंगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ शक इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझो शक थे कौन? सीरिया के उत्तर में एक देश पड़ता है जिसको कहते हैं सीरिया।
सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जाति। भैया शक कौन थे? बच्चा बच्चा बोलेगा सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक जाति थी जो पशुपालन को बढ़ावा दे ज्यादा वो करते थे। और चार आगा की वही है ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो शक भी भारत चले आए, घास वास ढूंढे, जगह चार आगा। ठीक, अब आगे बात समझो भैया बहुत अच्छे से। गणेश बचवा कह रहा सर मैं लाइव कैसे जुड़ा मुझे पता ही नहीं। अरे यार आज कहा हो रहा, कोई ऊपर ऊपर ते आ रहा है कहा को है? चलो बिल्कुल आगे देखो भाई साहब। चारागाह की खोज में आए, गोलन दर्रे से आए, सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जाति थी। और भारत में जो ये आए वो यूनानियों के बाद आए थे, और भारत में आते ही ये बट गए। तो ये जब बट गए तो ये कितनी शाखाओं में बटे? सबसे बड़ी बात ये, तो ये बट गए 5 शाखाओं में। पेपर में बहुत प्यारा प्रश्न आता है। एक तो बटे, एक शाखा का नाम था जिसको कहते थे अफगानिस्तान। एक शाखा को कहते थे, कितनी शाखाओं में बट गए शक? 5। एक शाखा का नाम था जिसको कहते थे अफगानिस्तान। दूसरे को क्या नाम दिया गया? दूसरे बटे छत्रप में, दूसरे बटे छत्रप। अब बहुत बच्चा कहेगा सर जी छत्रप क्या होता है? तो छत्रप समझ लो, भारत के जो शक थे, भारत के शकों को क्या कहा जाता था? छत्रप कहा जाता था। अफगानिस्तान में तो शक का शक स्वीकार कर लेगा, लेकिन यहां पर भारत के शकों को छत्रप कहा गया। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर रहे हो। लेकिन लाइक शेयर यार मत रोको, ईमानदारी से मेहनत से कमाता हूं, लाइक शेयर चोरी करके नहीं लाता हूं। ठीक है चलो। अनीता जी थोड़ा फास्ट पढ़ाओ बिटिया, हम पढ़ाई पे तो धीरे पढ़ो ना पढ़ो के पीछे तुम्हारे साथ हमारा बहुत बचवा है। अब बहुत बचवा अगर पीछे हो गया ना, हमारे सीधा दिल मांग हाथ तुझी, कौनो बच्चों का हम पीछे ना छोड़, पहले बता दें बिटिया। बुरा लगे हो तो सॉरी, अच्छा लगे तो पढ़ो। ठीक, फिर देखो भारत के शकों को छत्रप कहते थे, और इन छत्रप को 2 भागों में बांटा गया। एक छत्रप कहलाए जिसको कहा गया उत्तरी छत्रप, और एक छत्रप कहलाए मतलब उत्तरी, और एक कहलाए पश्चिमी। एक कहलाए उत्तरी छत्रप, एक कहलाए पश्चिमी छत्रप। अब पश्चिमी छत्रप कितने भागों में टूटे? 2 भागों में। एक टूटे नासिक के शक, एक टूटे उज्जैन के शक। एक टूटे नासिक के शक और एक टूटे उज्जैन के शक। तो एक शाखा अफगानिस्तान, एक शाखा नासिक के शक और एक शाखा उज्जैन के शक। क्लियर? फिर एक क्या आया? उत्तरी छत्रप। उत्तरी छत्रप वाले भी द्विभागन में, कौन कौन तो देख लो। एक तो बटे जिसको कहते थे तक्षशिला के शक, और एक को कहा गया मथुरा के शक। एक तक्षशिला के, एक मथुरा के। क्लियर?
क्लियर? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ पुष्पेन, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो ये 5 शक तुमको याद हो गए। शकों की कितनी शाखाएं? 5। कौन कौन? अफगानिस्तान के शक, और उसके बाद बट गए क्षत्रप। क्षत्रप कोई अलग नहीं है, जो भारत में शक आ गए उनको ही क्षत्रप कह दिया गया। और क्षत्रप बट गए 2 भागों में, एक उत्तरी क्षत्रप, एक पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप जो बटे वो 2, कौन कौन? एक तक्षशिला, एक मथुरा। और पश्चिमी क्षत्रप नासिक, उज्जैन। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो अफगानिस्तान वाले समय कोई लेना देना नहीं। अब देखो पेपर में प्रश्न आता बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा। तक्षशिला वाला समझो पहले। तो पेपर में आता पहला शक राजा, उसका नाम रहा मोह। उसका नाम था मोह, याद कर लो। मोह कहेंगे माइस पे, माउस पे मिलेगा, ठीक? चलो क्लियर? बिल्कुल। चलो बिल्कुल। सचिन बेटा तेज नहीं पढ़ा पाते हम, धीरे धीरे पढ़ाते बच्चों को समझ आके। तेज पढ़ना भाई सब तुम क्या करें यार, बताओ, गुस्सा दिलाते तुम। चलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ पवन जी, डीके, मय, पुष्पेंद्र, बिल्कुल। शालिनी बेटा कमेंट ना करो, एक बार हो गया। यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। कैलाश, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बहुत बढ़िया, यही तो तुमको हम समझाना चाहते थे। अब बात समझ लो बहुत ध्यान से। क्या क्या मैं बताता हूं, मथुरा वाले अभी बताता। देखो मथुरा का संबंध बच्चा इधर लगाता है, मथुरा का शक। स्क्रीन शॉट ले 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 लो स्क्रीन शॉट जल्दी से। स्क्रीन शॉट हो गए? तक्षशिला, केवल इतना याद रखना, पहला शक राजा कौन था? उसका नाम था मी। ठीक ठीक बिल्कुल। गणेश मीना आपसे क्लास शाम को की डेली होगी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलो अब सबसे पहले लगाते मथुरा। आज तुमको ऐसी चीज बताएंगे ना, आज तक जीवन में नहीं पढ़े हो। देखो इसको छोटा कर ले, है ना, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक और पॉइंट हटा दे। देखो भैया मथुरा वाले बारे में देख लो जरा। मथुरा जो शक थे ये पहले रहते थे मालवा के क्षेत्र में, पहले रहते थे मालवा के क्षेत्र में। और मालवा का क्षेत्र पता है कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता। मालवा का क्षेत्र पड़ता है एमपी में। तो एमपी में क्या हुआ, वहां पे एक राजा थे, उज्जैन के स्थानीय राजा, नाम आज तक नहीं पता चला। उज्जैन के स्थानीय राजा, नाम आज तक नहीं पता चला। लेकिन एक चीज पता चली, का इनकी उपाधि रहे, जेका उपाधि का नाम का रहा विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य उपाधि इतिहास में बहुत फेमस उपाधि है। टोटल 14 लोग विक्रमादित्य वाले बने हैं, टोटल 14 लोग। ठीक है हाँ चलो इधर धीरज, ज्योग्राफी भी चालू कर दो। हाँ बच्चा ना बढ़ाओ, सब कुछ पढ़ा रही हम पढ़ाई और तुम कुछ ना करो, है ना। केवल सर हैं भकुआ, खवाओ पियाओ कुछ ना, मार डारो पूकन। चलो
अरे बच्चा लाइक शेयर करियो तब वहीं तो जोश आई। केवल अपन तुम फरमाइश ठोक्यो, हमा फरमाइश को सुनो। चलो, उज्जैन के स्थानीय राजा ने विक्रमादित्य, टोटल विक्रमादित्य इतिहास में 14 हुए, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत मशहूर रहे, वो विक्रमादित्य पात्र। ये हरादीन ने कई का हरादीन ने जो मालव क्षेत्र एमपी में सक राहत रहे, और उनका हरादीन तो एक आगरिन भाग गए। और जब भाग गए तो भागत भागत इतनी दूरी पहुंच गए कि पहुंच गए मथुरा। और जब ये मथुरा पहुंच गए तो वहां पर कहलाए का गए मथुरा के शक। ठीक समझ में आया भाई साहब? मथुरा के शक शुरू में ना रहे, मथुरा के शक बाद में बने, बाद में। ठीक है, पहले ये रहे मालवा क्षेत्र में रहते रहे। इनका एक राजा हरादिस, उज्जैन का स्थानीय राजा, नाम अब तक नहीं पता चला। और जब वो हरादिस दे दनादन भाग के मथुरा, तब वहीं कहलाए लग मथुरा के शक। ठीक, सौम्या साहू कह रहे हैं आपके लैंग्वेज हमको अच्छी नहीं लगती, क्या करें, हमारी जन्मभूमि इसी जगह है। ठीक, बैसवारा क्षेत्र के निवासी, अवधी भाषा। अब क्या करे बिटिया बताओ? अब बाहर वाला हाल है कि कहूं ढूंढ के हम एक ट्यूटर ढूंढी जो हमारा लैंग्वेज हमका सुधारे, फिर हम बोली। ठीक, चलो क्लियर। तो मथुरा ही भाग्य, तो मथुरा के शक तब कहलाए। लेकिन इन्हीं के समय में एक बहुत ही जबरदस्त चीज, जब उज्जैन के स्थानीय राजा मालवा के शकों को पराजित किए, तो उस समय था, क्या समय था? उस समय का नाम था 58 BC या 57 BC। और आपको पता है क्या? 57 और 58 BC को हम लोग विक्रम संवत कहते हैं, विक्रम संवत। ठीक, अच्छा, सौम्य बिटिया कह रहे हैं कि अपने गांव को बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे हमारे गांव के बच्चे यहीं पढ़ी रहे, आप बताओ क्या करी। ठीक, हम गांव के ठहरे निवासी, हम शहर से तो आए ना। ठीक, तो शहर से आए ना, तो हम ना पढ़ा पे उतरा। चलो, अरे भैया जौन आदमी जहां पैदा भा वो हुए कर रही। अब अंग्रेज जौन है अंग्रेजी बोलत रहे, तो का भाई कुछ बिटिया लोग जौन है सब लोग थोड़ा अंग्रेजी में बातचीत करे लगे, तो अपनी जन्मभूमि भाषा भूल ही गए। और जब वही का भूल ही गए, तो तब ही एक प्रकार से संस्कार खत्म हुई गए। ठीक, सारी एक प्रकार से सम्मान खत्म हो गया। सर बस अपनी एटीट्यूड में, अरे भैया जैसे हम हैं ना वैसे, अब हम दिखावटे, हाँ बेटा पढ़ो ये वो, ये हमसे होगा नहीं। जो ओरिजिनलिटी है वो हमारे अंदर है। तुमको अच्छी लगे तो आप पढ़िए, ना अच्छी लगे क्विट करिए, आपका रिजेक्शन ही हमें बर्दाश्त। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलो, सचिन जी कह रहे हैं लैंग्वेज सुधार करो सर, एसएससी के टॉपर हैं यहाँ पे बैठे हैं। अरे भाई साहब तुम टॉपर स्टूडेंट हो, हम यही लैंग्वेज में नौकरी कह के छोड़ जाए। ठीक, यही लैंग्वेज में नौकरी कह के छोड़ जाए। ठीक, याद रखियो। चलो
चलो कोई बात नहीं, तुमका समझ में समझो भैया। फिर भैया उज्जैन के स्थानीय राजा हराइन ने सकन का, तो वहां पर बन गा रहा है वो टाइम पीरियड 58 बीसी या 57 बीसी, और इस बीसी को कहते थे विक्रम संवत। और एकमात्र यही संवत ऐसा है जो पीछे की ओर चल रहा था, पीछे की, और जो पीछे की ओर चल रहा था मतलब ईसा मसीह के जन्म का पहले का समय। क्लियर? चल बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा ना? क्या बात है बच्चा, समझा, भावना समझो यार। एक विक्रम संवत का मामला समझ में आ गया, उसके बाद समझो बहुत ध्यान से, इसीलिए हमने बताया था विक्रम संवत यही था जो एकमात्र पीछे की ओर चलता है। टाइम पीरियड भी पेपर में पूछा जाएगा और रीजन पूछा जाएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत क्यों हुई थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी क्योंकि उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। वो वर्ष था 58 बीसी या 57 बीसी, इसीलिए उसको कहते हैं विक्रम संवत। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर? हाँ समझ में आ रहा ना? वसीम जी कह रहे हैं सर आप स्टडी में क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा चल आगे भाई साहब बहुत ध्यान समझना। इतनी बात समझ में आ गई तो मथुरा के शक के बारे में आप सीख गए होगे पूरा का पूरा। क्लियर? तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आप उज्जैन के शक देख लो। देखो मथुरा के इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बता दिया। नासिक के महत्वपूर्ण है, उज्जैन के सीखो। उज्जैन के शक में एक महत्वपूर्ण आया, सबसे बड़ी बात एक बात बता दें, तुम लोग कमेंट करके बताओ विक्रम संवत को दूसरे संवत के नाम से किस संवत के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। विक्रम संवत को किस संवत के नाम से जाना जाता है? चलो जल्दी से बताओ बच्चा। हाँ कोई बता पाएगा? बिल्कुल कोई नहीं बता पाएगा। हमें पता था, ये आईएएस में प्रश्न पूछा गया कि विक्रम संवत को किस अन्य संवत के नाम से जाना जाता है? नो आइडिया, नो आइडिया। चलो गुप्त शक सब गलत है। देखो याद कर लो, विक्रम संवत को जो दूसरा संवत कहते हैं उसको कहते हैं मालव संवत। क्या कहते हैं? मालव संवत। क्लियर? उज्जैन के शक देखा बच्चा, उज्जैन के शक देखो बहुत जबरदस्त, सबके गलत है, किसी सही नहीं। अरे शक गुप्त यार दूसरे संवत है, सब गलत, सबके गलत। आज याद कर लो मालव संवत। ठीक, सब बच्चे गलत, सबका देख लेन। ठीक, सबका हम देख लेन कितना को पढ़ी रहा। अब लेकिन हम जितना पढ़ा ना वो सीखत जाओ, बस उतना सीखब जरूरी है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता जा रहे हैं। उज्जैन के सगमा सबसे बड़ी चीज याद रखना। क्या याद रखोगे? तो देखो बालक, उज्जैन के सग में सबसे बड़ी चीज याद रखनी चाहिए, इसका प्रतापी राजा कौन था।
उज्जैन के शक का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ उसका नाम हुआ रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन जो प्रथम है इसका एक था अभिलेख, बताया था क्या पता? हमने बताया था रुद्रमल्ल भगवान शंकर भोले, और उनकी जटा बंधी होती है। तो जटा जो बंधी होती है, और हमने बताया था घर में होता बर्तन मांजने वाला जूना, ठीक? तो उसी से मैच कर रहा है क्या रुद्रदामन फर्स्ट से। देखो हम किसी प्रकार से कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बस याद करने के तरीके बता रहे हैं। रुद्रदामन का प्रथम का जो अभिलेख था उसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम था? जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन प्रथम का है, ठीक? और इसमें क्या पता चलता है? तो गुजरात में एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। जिसका नाम था सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का रुद्रदामन प्रथम ने क्या करवाया? तो भाई साहब पुनरुद्धार करवाया। पुनरुद्धार करवाया रुद्रदामन प्रथम ने। किस झील का करवाया? वो झील थी सुदर्शन झील। और उस समय उनके गवर्नर कौन थे? राज्यपाल का क्या नाम था? राज्यपाल का नाम था सुविशाख। अभी सुदर्शन झील के बारे में पूरा का पूरा क्लियर करे दे रहे हैं। और इस झील का पुनरुद्धार जो करवाया रुद्रदामन प्रथम ने, यह बात पता चल रही किस अभिलेख से? यह पता चल रही जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन प्रथम का। भाई साहब क्लियर? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चल रहा है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया है। और उस समय राज्यपाल इनका था सुविशाख। परेशान ना हो बच्चा, तुमको ये भी बताएंगे कब बनी थी और किसने और किस कौन कौन यहां पे गवर्नर ने भी भाग लिया। पहले बता कमेंट करके, मेरा बच्चा मेरा पुतवा समझ में आया कि नहीं आया? तुझको समझ में आया कि नहीं आया? कोई बालक है जो यह बता सकता है सुदर्शन झील से संबंधित कितने शासक थे? बता मेरे लाल, सुदर्शन झील से कितने शासक संबंधित थे? बता मेरा बच्चा। बिल्कुल हां अंशुमान, सुदर्शन तो गुजरात में है, लेकिन शासक कितने संबंधित रहे यह बताओ। कोई ना बताइए, मैं बता, क्योंकि लूषण में लिखा है नहीं गोवा, ठीक है? देख, नमस्कार सुनील थैया। बच्चा वीडियो का लाइक शेयर कर दे, एक बार दबा दे लाइक शेयर अपने मोबाइल सा, जल्दी से दूर दूर तक वीडियो का भेज दा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टडी कर रहे हो तुम, दिल तो खुश हो रहा। अब तो लग रहा कि तुम लोग गदर काट दो, ज्यादा दिन दूर नहीं जो नाम ले हो, ठीक? कोई नहीं बताएगा, मैं समझा। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील कहां पे स्थित है? सबसे पहला प्रश्न आता है। गुजरात में। सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश में हुआ था? तो सबसे पहले एक राजा का नाम था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य काल का शासक था, संस्थापक भी था। और इसके समय में यह राजा था, और इसके समय में एक गवर्नर थे जिनका नाम था पुष्यमित्र वैश्य, जिन्होंने निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र वैश्य।
उसके बाद ये झील टूटी, जब टूटी उसके बाद इसका पुनरुद्धार किसने करवाया? उसके बाद झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो इसका बेटा नहीं, सॉरी, इसका पोता मतलब ग्रैंडसन, ठीक, उसका ग्रैंडसन। तो अशोक ने इसका पुनरुद्धार कराया पहले, और इसके समय में जो गवर्नर था उसका नाम था तुसासप। क्या नाम था? तुसासप। फिर उसके बाद इस झील में पुनरुद्धार किसने करवाया? तो ये दोनों शासक तो संबंधित है मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। पुनरुद्धार उसके बाद करवाया किसने? वो करवाया शक राजा, जिसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम के समय में जो गवर्नर थे उनका नाम था सुविशाख। अभी जब आगे जाएंगे तो गुप्त वंश मिलेगा, तो गुप्त वंश में एक राजा मिलेगा जिसने फिर इसका पुनरुद्धार करवाया, और उस राजा का नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय में गवर्नर जो था उसका नाम था प्रणदत्त। कैसे नहीं आएगा भाई साहब? आएगा, दौड़ते हुए आएगा, ठीक, समझ। कितने राजा हुए जिसने सुदर्शन झील से संबंधित हैं? तो सुदर्शन झील से संबंधित राजा है 4। एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोका, तीसरा रुद्रदामन प्रथम और चौथा स्कंदगुप्त। फिर पेपर में प्रश्न आया, अब भैया राजा है वो थोड़े बनवा झेल ना, उनका गवर्नर जाएगा पूरा वही बनवाएगा, ठीक, वो बनवाएगा। मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य, उसने पूरा देख रेख किया। अशोक का था तुसासप, उसने देख रेख किया। रुद्रदामन प्रथम का था सुविशाख, उसने किया। स्कंदगुप्त, प्रणदत्त। अब एक बार आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, कितने शासक संबंधित हैं? 4, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। प्रश्न पूछा यह गया कि आईएएस की परीक्षा में सुदर्शन झील से कितने वंश ताल्लुक रखते हैं? सुदर्शन झील से कितने वंश ताल्लुक रखते हैं? हमें नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई साहब 3, ये दोनों तो ही मौर्य वंश, चंद्र मौर्य, अशोक, और ई हुई गए शक और ई हुई गए गुप्त। तो मौर्य, शक, गुप्त। तुम वंश मारो गोली, संख्या मारो गोली, तुम वंश तक का बता दो कौन कौन वंश ताल्लुक रखते हैं भाई साहब। आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति हो रही हो तो एक बार लाइक ठोक देना, शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, और सभी बच्चों को बता देना भाई साहब पढ़ लो, मौका है, बाकी सब दुनिया में धोखा है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। और सब बच्चा शाम का 7 बजे जुड़ी और 5-5, 10-10 लोगन का लइके जुड़ी, ठीक। अब हम तुमका एक बैच दिखेबे। सुनील तैया आप देख रहे हैं 32 इंच की एलईडी पर 5 कैंडिडेट और हैं, मम्मी पापा भी हैं। माताजी तथा पिताजी को प्रणाम सुनील थैया जी के। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, हम बच्चों को शिक्षा देंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, और हमारा जो सपना है फेमस होने का, अब बच्चे हमको फेमस करेंगे। लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। देखो जो हमारा एप्लीकेशन पूछ रहे थे, मैं उनको स्क्रीन पे एक बार दिखाना चाहता हूं। जो हमारा एप्लीकेशन है
वो एप्लीकेशन ये है कि अब जीएस पढ़े घर बैठे ही जीएस के विजार्ड से, भाई साहब नाम रखवा लिया, ठीक। फिर त्रिशूल बैच, जेमा त्रिशूल से सारी की सारी जीएस पढ़ाई जाएगी आपको। और जो दिक्कत हो फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे, और स्टडी पाई एप्लीकेशन पे, वहां पे स्पेलिंग आपको दिख रही, STUDYPIE पे, इस पे आप डाउनलोड कर लो तुरंत। जहां पे राघव सर का त्रिशूल बैच मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और लूसेंट की टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी, तो वहीं पर शुरू होगी, जिसमें लूसेंट की टेस्ट सीरीज में तो तहलका मचा देंगे हम भाई साहब, याद रखना, ठीक। तो भाई साहब सभी लोग फटाफट वीडियो को डाउनलोड कर लो, जबरदस्त, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, और मात्र और जिन बच्चों को वहां पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, हर चीज राघव सर पढ़ाएंगे तुमको। और सबसे बड़ी बात बता दें, स्टैटिक जीके का महासंग्राम, जीवन में ऐसी स्टैटिक जीके न पढ़ेगी जो हम तुमको हुआ पढ़ा देबे, ठीक। अंशुमान जी कह रहे हैं एक बार क्लास के बारे में बता दें, क्लास शाम को 7 बजे है, लेकिन जो त्रिशूल बैच में पढ़ेंगे उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, वहां पे गजब की जीएस है, अजब गजब सब पार। स्टैटिक जीके ऐसा कॉन्सेप्ट है, 360 डिग्री गोला घूमत है, लेकिन हमारा 360 के जादू घूम जाता, यू मान लो, कौनो चीज आगे उड़ा के रख दे बेचता, याद रखियो, ठीक। बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं कहना चाहता हूं स्क्रीन से चित्र को हटाया जाए, अब बच्चों को हमारा चित्र दिखाई दे थोड़ा सा। अब बच्चा लाइक ठोके और शेयर ठोके, बस यही ईश्वर से दुआ है कि बच्चों को सद्बुद्धि दे लाइक और शेयर करने की, ठीक। और ईश्वर से दुआ है, माता रानी की कृपा से आप लोग खूब मेहनत करते रहो, और आप लोग जरूर से जरूर सफल होगे, ये एक गुरु का भरोसा है, ये मान चलो तुम, ठीक। चलो भाई 100% भाई सफल हो गए। अगर तुमने हमें फॉलो किया तो मान लो भीड़ में सब भाग रहे हैं, हम एक अकेले बंदे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे अलग, और हमको अगर तुम फॉलो कर ले गए तो बताना जीएस तुम्हारी यहां से यहां पहुंच जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आज मैथ की क्लास होगी, अंबु सर आएंगे क्लास लेने, ठीक। अरे बच्चे ये क्या हुआ? अरे चलो बहुत बढ़िया। अरे यार संजय की एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं करी कि ना नहीं करी? हम साला बनावा चाह रहे तुमका अधिकारी और तुम पर हो ग्रुप डी चपरासी। अरे यार सोच बढ़ाओ, ठीक। चलो हाँ, अंबुज सर की क्लास होगी बच्चा, बिल्कुल शाम को 7 बजे राघव सर के क्लास में सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन हमेशा की तरह रहेगा। और कल हम, हाँ बच्चा एक बार कमेंट करके एक बार बता दो फिर से, राघव सर को कितने बच्चे फेमस करेंगे? बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चों का प्यार है साथियों। अब विदा लेने का वक्त आ गया, जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन अंबु सर के पीछे क्लास ऐसे लगी रहती ठक कि तुम जाओ, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अभी अंबु सर आ रहे हैं ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने के लिए, तुम भी रेडी हो जाओ साथियों। चलता हूं, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं, दुआओं में याद रखना। भाई साहब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।